नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता है, इसलिए रेगुलर जो है मैं आंसर राइटिंग नहीं डाल सकता हूँ। प्रयास करूँगा कि और ज़्यादा 2-3 वीडियो डालूँ सप्ताह में, लेकिन हर संडे को प्रयास करता हूँ कि एक आंसर राइटिंग दूँ, जिससे कि जो हैं बीपीएससी के मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा लाभ हो सके। तो इसी के लिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय में ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है क्यों पूछा जा रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो पहला भाग है, ईरान और इजराइल संघर्ष पर चर्चा करें, तो इसमें इसके कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी डिस्कस कर लेंगे, जो इंट्रोडक्शन होगा हमारे आंसर का। उसके बाद इस संघर्ष के भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इसको विस्तार से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसको आंसर में जरूर लिखिएगा। उसके बाद कैसे हम लोग, जैसे लगातार जो है भारत के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि ईरान और इजराइल का जो संघर्ष है वो समाप्त हो जाए और बैठ के बात किया जाए। ठीक है, और भी जो मध्य पूर्व में, मिड ईस्ट में जितने भी देश हैं उसके साथ संबंधों को संतुलित रखना बहुत ही आवश्यक है, अगर भारत को एक विकसित देश के रूप में वैश्विक स्तर पर खड़ा होना है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट का जो हमारा पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि भारत तनाव को क्यों नहीं बढ़ाना चाहता है, क्या कारण है, हर एक चीज को जो है इस आंसर में हम लोग विस्तार से लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे आंसर हम लोग, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, तो ईरान और इजराइल संघर्ष की हालिया वृद्धि ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी को खतरे में डाल दिया है। ठीक है, और 1 अप्रैल को कैसे शुरुआत हुई ये जरूर लिखिएगा कि 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो है ईरानी राजनयिक भवन पर हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल की ओर सैकड़ों ड्रोन और क्रूज मिसाइलें लॉन्च कर दिए। यहीं से जो है ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हुआ और भारत ने ईरान इजराइल संघर्ष के बढ़ने पर गंभीर चिंता व्यक्त की और संघर्ष को तत्काल कम करने या समाप्त करने का आह्वान किया। ठीक है, तो अब इसके इतिहास को हम लोग देख लेते हैं कि ईरान इजराइल संघर्ष का क्या इतिहास है। तो ईरान और इजराइल जो है वो 1948, क्योंकि 1948 में ही इजराइल एक पूर्ण देश के रूप में उभर कर सामने आया था। तो ईरान और इजराइल जो है 1948 ईस्वी से 1979 तक बहुत ही अच्छे मित्र थे, जब ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। यह भी जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस समय तक ईरान में जो है पहलवी राजवंश का शासन था, तब तक ईरान और इजराइल के बीच में संबंध बहुत ही बेहतर थे। लेकिन समस्या तब हुई जब 1979 के बाद पहलवी शासन समाप्त हो गया ईरान में। ठीक है, तो दोनों देशों ने आर्थिक, उसी समय जो है जिस समय ईरान में पहलवी राजवंश था वहां पे आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक संबंधों का विकास हुआ ईरान और इजराइल के बीच में। व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, सैन्य संबंध स्थापित हुए और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी लगातार वृद्धि हुई दोनों देशों के संबंधों के बीच में। ठीक है, वहीं 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद यहां से ही जो है ईरान और इजराइल के संबंध खराब होते दिखे। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में पहलवी राजवंश का शासन समाप्त हो गया और ईरान के इस्लामिक गणराज्य के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने अहंकारी विश्व शक्तियों के खिलाफ खड़े होने की नीति बनाई। यहीं से जो है ईरान और इजराइल के बीच में संबंध खराब हो गए। इसी के समय जो है ईरान के द्वारा कहा गया कि इजराइल जो है उसको छोटा शैतान कहा गया ईरान के द्वारा, और वहीं अमेरिका को कहा गया महान शैतान, सबसे बड़ा शैतान। ठीक है, तो ईरान ने इजराइल के साथ सभी संबंध जो है 1979 के बाद से तोड़ लिए। वही ईरान इजराइल संघर्ष के आधुनिक चरण की अगर बात करें तो इजराइल का प्रॉक्सी मिलिशिया के साथ लगातार संघर्ष होता रहा है। जैसे कि प्रॉक्सी मिलिशिया में कौन कौन शामिल है, जैसे हिजबुल्लाह जो कि लेबनान से है, हमास जो कि गाजा से है, हौतीस जो कि यमन से है, उन लोगों से लगातार इजराइल का संघर्ष चलता रहा। वहीं जो है ये मिलिशिया जो है उनका समर्थन करते रहे ईरान। ठीक है, तो ईरान के द्वारा जो है इजराइल के विरुद्ध प्रॉक्सी मिलिशिया का समर्थन किया गया। वहीं जो है ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर हटने पर जो है ईरान बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, जो अमेरिका का इजराइल को समर्थन के रूप में चिन्हित किया गया ईरान के द्वारा। इन्हीं कारणों से जो है ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की नींव पड़ी। इसी में आया कहा जाता है कि इजराइल ईरान संघर्ष से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यही जो है क्वेश्चन का मुख्य पार्ट है। इसी को अच्छे तरीके से इस आंसर में डिस्कस करना है। ठीक है,
कि भारतीय प्रवासियों के लिए सबसे ज्यादा जोखिम उत्पन्न हो गया, क्योंकि वहां पे लगातार संघर्ष हो रहे थे, तो वहां पे शांतिपूर्ण माहौल नहीं था। ठीक है, इसलिए लगातार जो है भारतीय जितने भी निवासी वहां कमाने गए हैं वो भयभीत थे अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, तो ईरान इजराइल संघर्ष के बढ़ने से पश्चिमी एशिया में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों के जीवन और आजीविका के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। जहां इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय थे, वहीं ईरान में लगभग 5,000 से 10,000 भारतीय रहते हैं, और अगर सभी अन्य खाड़ी देशों को मिला लिया जाए तो लगभग जो है 90 लाख भारतीय जो हैं वहां निवास करते हैं। ठीक है, तो इन कहीं ना कहीं जो है इन सभी 90 लाख भारतीयों के जीवन प्रभावित हो गए इस तरह के युद्ध शुरू होने से। इसी में दूसरा पॉइंट है कि भारत पर और दूसरा क्या प्रभाव पड़ा, तो ऊर्जा का सुरक्षा भी खतरे में आ गया। ईरान और इजराइल क्षेत्र में संघर्ष का बढ़ना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा, क्योंकि पश्चिमी एशियाई क्षेत्र जो है वो भारत की लगभग 80% तेल की आपूर्ति में योगदान देता है, और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में ऊर्जा की कीमतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसी के बाद तीसरा पॉइंट है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को भी खतरा उत्पन्न होगा। युद्ध के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि होगी और भारत की आर्थिक वृद्धि जो है वो प्रभावित हो जाएगी। मुद्रास्फीति पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, व्यापार संतुलन बिगड़ जाएगा और चालू खाता घाटा बाधित हो जाएगा, जिससे कि जो भारतीय करेंसी है रुपया उस पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। ठीक है, उसका कहीं ना कहीं मूल्य ह्रास होगा, तो भारतीय इक्विटी और सराफा बाजार पे भी जोखिम पड़ेगी। भारतीय इक्विटी और सराफा बाजार जो पहले से ही अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि के कारण कम एफडीआई आ रहे हैं भारत में, और एफपीआई का प्रवाह जो है वो बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे, तो इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष और अधिक प्रभावित कर देते हैं भारत की इक्विटी और सराफा बाजार की स्थिति को। उदाहरण के लिए ऐसा देख सकते हैं कि अभी देखा जा रहा है कि लगातार भारत में सोने की कीमत बढ़ती जा रही है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव क्यों पड़ रहा है, जैसे कि पहले ही यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, अभी भी चल रहा है, और इजराइल और हमास का अभी युद्ध हुआ है, तो इन सभी युद्धों के कारण ही जो है कहीं ना कहीं भारत में सोने की कीमत अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद अगला पॉइंट है IMEC कॉरिडोर, इंडिया मिड ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो इसका भी प्रगति प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि इसी क्षेत्र में लगातार युद्ध हो रहा है, इजराइल प्रभावित है, ईरान प्रभावित है। ठीक है, तो इसी में ईरान इजराइल संघर्ष का बढ़ना भी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी आसान पश्चिम एशिया में अपना सहमति बनाने के लिए भारत द्वारा की गई प्रगति भी लगातार प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो यहां तक जो आंसर आया ये सिंपली जो था क्या प्रभाव पड़ रहा है भारत पे, इसको ही हम लोग विस्तार से लिखे हैं इस आंसर्स में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भारत को क्या आगे भविष्य के लिए नई रणनीति बनाने की आवश्यकता है, भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है। तो भारत की स्थिति का स्पष्टीकरण, भारत जो है किसी भी देश का पूर्णतः समर्थन नहीं कर रहा, भारत चाह रहा है कि जल्द से जल्द जो है तनाव समाप्त हो जाए। भारत पहले ही तत्काल तनाव कम करने और हिंसा के पीछे हटने, ठीक है, जो हिंसक कार्रवाई हो रही है, लगातार संघर्ष हो रहा है, गोला बारूद उपयोग हो रहा है, बड़ी बड़ी मिसाइलें उपयोग की जा रही है, उसको बंद करने की आह्वान की जा रही है भारत के द्वारा, एवं कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया गया। मतलब कि बैठकर जो है बातचीत करके किसी भी संघर्ष को हल करने का आह्वान किया जा रहा है भारत के द्वारा। ठीक है, इसी में कहा जाता है कि मध्य पूर्व क्षेत्र में प्रमुख देशों के साथ संबंधों का भी संतुलन सही तरीके से बनाने की आवश्यकता है अब जब से युद्ध चल रहा है। तो भारत को मिस्र, ईरान, इजराइल, कतर, तुर्की, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने संबंध को बहुत सावधानी से संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जितने भी देश जो एक दूसरे की विचारधारा से एकदम विपरीत है उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि गैर वैचारिक जुड़ाव को आगे बढ़ाएं, जैसे इजराइल हो गया, सऊदी अरब हो गया, ठीक है, या फिर इजराइल फिलिस्तीन हो गया, इनके विचारधारा बहुत ही अलग है। ठीक है, इसमें केंद्रीय मुद्दा धर्म का है, लेकिन इसलिए इसको प्रेरित किया जा रहा है भारत के द्वारा कि जल्द से जल्द जो है हमें गैर वैचारिक जुड़ाव को आगे बढ़ाना चाहिए। मध्य पूर्व में भारत के बढ़ते हितों को पूरा करने के लिए भारत को मध्य पूर्व क्षेत्र में गैर वैचारिक जुड़ाव वाले देशों को एकजुट करना होगा, उनके संबंधों को बेहतर करने के लिए लगातार जो है भारत को प्रयास करना होगा। ठीक है, उसी के बाद निष्कर्ष में क्या कहा जाता है, तो निष्कर्षतः भारत के आर्थिक विकास के लिए मध्य पूर्व क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमेशा से जो है हमें कंक्लूजन, निष्कर्ष जो लिखना है वो एक फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, भविष्योन्मुखी, जिससे लगे कि आने वाले समय में हर एक चीज सही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा से पॉजिटिव लिखना है। तो
तो इसलिए जो इसमें आगे कहा जाता है कि भारत लगातार इजराइल और ईरान संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान कर रहा है, जिससे कि मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके, जो वैश्विक स्तर पर सभी देशों के लिए लाभप्रद होगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा उस क्वेश्चन का आंसर। कैसा लगा आज का ये आंसर राइटिंग, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू।